हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भैया स्वागत करते हैं आपका शक्ति 2.0 में, डिफेंस वाला इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म में। मैं सागर वर्जातिया लेकर आ रहा हूं शक्ति का नेक्स्ट लेक्चर, नया नया ताजा ताजा उबलता उबलता। बेटा खा मत लेना, लेकिन ऐसे खा लो यार, खा लो। क्यों? क्योंकि ना ये नॉन मेटल एंडेड कंपाउंड्स है। और भाई जी इस पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस आए ना प्रीवियस ईयर, इतने क्वेश्चन आए ना। सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक तरफ, सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स एक तरफ, और ये एक तराजू में एक तरफ, अकेला काफी है। अब तुम कमेंट करोगे सर क्या है यहीं पढ़ के चले जाएं, इससे काम हो जाएगा? ना भाई, इससे तुम्हारा रिजल्ट और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको इसको कभी भी छोड़ने की भूल मत करना। ठीक है, शुरुआत करें। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन के बारे में, वाटर के बारे में, अदर नॉन मेटल्स लाइक कार्बन के बारे में, इनके कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जैसे वाटर में हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डनेस कैसे आती है, हार्डनेस रिमूव कैसे होती है। तो यानी कि हार्डनेस का खेल होगा। हाइड्रोजन किन से रिएक्ट करता है, किन से रिएक्ट नहीं करता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है, किसने इसको बनाया था, किसने नहीं बनाया था, है ना। और कार्बन में बेसिकली यहां पे डील कर रहे होंगे एलोट्रोप्स पे। किस पे? एलोट्रोप्स, फॉर्म ऑफ कार्बन। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाइड्रोजन। रेडी है? पेन वेन रेडी? एकदम सब बढ़िया, एकदम पक्का? ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन H2, उसका एटॉमिक फॉर्म H है। H और H आपस में जब मिलते हैं तो H2 बना देते हैं एज अ मॉलिक्यूल, जो कि गैस के नाम से प्रसिद्ध है। और सर एक बात और है कि अगर दो स्मॉल एटम्स आपस में आकर मिलते हैं ना, जैसे अगर ये H है, ये H है, तो एक हाई एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि आप अगर उल्टा सोचें तो वो तो भी सही है कि अगर H2 को तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी भी पड़ेगी। क्योंकि ये एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा भी हुआ है हमसे कि जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा, सुनना बच्चों बात ध्यान से, जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, H एटम का। तो H एटम जब दूसरे H एटम के साथ आकर मिल रहा है तो H2 बना रहा है। सुनो मेरी बात, H2 बना रहा है। अब H2 की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है। और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड लेंथ Bl इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जो पास पास होते हैं ना एटम्स, पास पास, तो और ये तो सिंपल सी बात है, अपने इंसानों में भी ऐसा होता है भाई। अगर आप किसी के ज्यादा क्लोज हो तो कोई दूसरा तीसरा अगर आपकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करेगा तो आसानी से नहीं टूटेगी। विश्वास है, प्यार ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो H बड़े पास पास होते हैं, तुमको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। समझ गए बात? ठीक है। हाइड्रोजन पर और क्या बात तुम सोच सकते हो यार? 1s1 बताओ, गलत है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी बात, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तीसरी बात, इसकी पोजीशन डिसाइड ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहां प्लेस करना चाहिए भैया, ये मेंडलीव, मोसले सब थक गए थे, समझ ही नहीं पा रहे हैं कहां प्लेस करना है, कहां नहीं प्लेस करना है। कई कह रहे हैं भैया, कभी ये कहा गया कि इनकी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो ग्रुप 1 में रखी जाए, कभी कहा गया भैया जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो ग्रुप 17 में रखी जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि अगर हम ग्रुप 1 में बात करें तो ग्रुप 1 में क्या खास बात होती है कि इनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो हाँ कि ना? इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर रखने की बात करी गई। और जो ग्रुप 1 वाले होते हैं ना वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जैसे Na है तो Na गिव्स Na++1 इलेक्ट्रॉन। तो यही बात यार हाइड्रोजन के लिए कहा गया कि हाइड्रोजन भाई साहब जो है वो बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और H++1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी दूसरी बात सोचो जरा, इसका दूसरा पहलू सोचो भाई,
कि अगर हम ग्रुप 17 में घुसते हैं तो ग्रुप 17 को, जिसको हम लोगों ने हेलोजेंस का दर्जा दिया है, किसका दर्जा दिया है बेटा, हेलोजेंस का दर्जा दिया है, वो उनके हर एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे फ्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल मानता है अपने आप को F-। ये 2,7 है, F क्या है 9 एटॉमिक नंबर यानी कि 2,7, F- 2,8। तो बेटा जो ये हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके H- में कन्वर्ट होता है, ये अपना ड्यूप्लेट कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हैज नॉट बीन सक्सेसफुली डिटरमाइंड कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली में होनी कहां चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं हाइड्रोजन को लेकर, और इसकी डिस्कवरी को लेकर तो खतरनाक खेल है भाई। नाम किसी और ने दिया, ढूंढा किसी और ने, डिस्कवरी किसी और ने करी। नाम किसने दिया, हाइड्रोजन नेम वाज गिवन बाय लेवोइशियर, एंटनी लेवोइशियर, नाम तो सुना ही होगा। बट इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट या लाइटेस्ट गैस नोन, और इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि H हाईली अनस्टेबल है। तो H क्या सोचेगा कि मुझे स्टेबल होना है। देखो दुनिया में कोई भी चीज आई है वो स्टेबल होने के लिए आई है। जितने भी तुम ये केमिकल बॉन्डिंग और ये सब पढ़ते थे उसमें क्या होता था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस तरह से, ऑक्टेट रूल फॉलो करते थे या कोई ड्यूप्लेट फॉलो करता था। तो ये जो अपने हाइड्रोजन एटम है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए तुरंत दूसरे हाइड्रोजन एटम की खोज में रहता है ताकि वो H मिलकर H2 बना ले। तो इट मोस्टली एग्जिस्ट इन द डाई एटॉमिक फॉर्म, यानी कि H2 एज अ मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है। ही प्रिपेयर द गैस, ही मतलब कौन, अपना लेवोइशियर की कैवेंडिश, कैवेंडिश। ही प्रिपेयर द गैस बाय ट्रीटिंग आयरन विद डाइल्यूट H2SO4। यहां पे बेसिकली कोई भी मेटल ले लोगे ना, कोई भी एक्टिव मेटल ले लोगे, वो आराम से H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्योंकि एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट होता है कि यदि आप कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको मिलेगा सॉल्ट और प्लस मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो Fe प्लस H2SO4 will always gives you FeSO4 plus hydrogen gas has been liberated। और इसके बदले तुम Mg भी ले सकते थे, इसके बदले तुम जिंक भी ले सकते थे। मतलब बेसिकली उसने ये देखा कि मेटल्स हैव द जनरल टेंडेंसी, वो वाले मेटल्स जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, सुना है केमिकल, सुनाओ, अच्छा सुनाओ, मतलब कथा चल रही है तो सुनते जा रहे हो। सुनाओ, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं चप्पा, गौर से सुन लो, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, CuHgAgPtAu। बस ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं एसिड से, बाकी तुम सब ले सकते हो। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर इनऑर्गेनिक में घुसोगे तो थोड़े एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे, जैसे कॉपर HNO3 का होता है, उसको अभी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक जनरल ट्रेंड मानकर चल रहे हैं कि जो ऊपर होता है ना हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस करने योग्य होता है, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक ज्यादा मौजूद है। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 है। अच्छा, ये स्लाइड कॉपी कर ली है, ये स्लाइड समझ गए हो, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तुम्हें? कमेंट बॉक्स में करो ना कमेंट, क्या दिक्कत है? किसने तुम्हारे हाथ को रोका है बेटा, है? बताओ जल्दी बताओ, इतना समझ में आ गया? अच्छा चलो जय हिंद लिख दो। आज जय हिंद नहीं बोला हम लोगों ने भैया, ये गलत बात है। 15 अगस्त सर पे खड़ा है और हम लोग इस तरह से, मतलब ना गुड इवनिंग, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट। गुड नाइट ना करना, पहले समझ लेना फिर जाना। तो एक बार जय हिंद तो लिख दीजिए भाई, जय हिंद बेटा, जय हिंद। कोशिश यही रहती है कि लाइव क्लास का फील हो, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर एट टाइम्स समटाइम्स फील्स टू बी बोरिंग, है ना, है ना। अब आप में से बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे चला रहे होंगे, स्टार्टिंग का ऐसे स्किप किया, फिर ऐसे स्किप किया, हाँ ये पोर्शन लगता है पढ़ना चाहिए, चलो यहीं पढ़ लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, हैं?
और कई बच्चों ने अगर इस पोर्शन पे रोक दिया तो जरूर सुनेंगे, चलो सर कुछ बता रहे हैं, सर हंस रहे हैं, सर कुछ बोल रहे हैं। चलो, जैसे मैंने बताया, इट रिजेंबल्स बोथ द एल्कली मेटल एंड द हेलोजन। ग्रुप 1 ग्रुप 17 दोनों पे लागू होते हैं। इट मे डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H प्लस लाइक एल्कली मेटल्स, और मे इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन H माइनस बनाएंगे लाइक हेलोजन्स। तो इनकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों को रिजेंबल करती है, और ये बात मैंने बड़े प्यारे तरीके से आपको यहां पे समझा दी है। क्लियर? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। इनके आइसोटोप्स की बात करें, इट हैज, इस चचा के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब एक बात बताएं, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये बताओ जरा, देखते हैं किसको किसको याद है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। आइसोटोप्स बताओ भैया, ऐसे कैसे चलेगा काम? हाँ, वेरी गुड सर। एटम्स, एलिमेंट्स सेम, मास नंबर सेम, कुछ ऐसा था सर, याद नहीं आ रहा। तो बेटा ऐसा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स लाइक H H H। ओके बेटे, इसका मास नंबर अलग होता है, 1 2 3, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं, किसके किसके? हाइड्रोजन के। और किसके यार? और क्या पढ़ रहे हो तुम? हैं, कुछ और पढ़ रहे हो क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये कॉमनली यूज्ड होता है बेटा, कॉमनली यूज्ड। क्या नाम है इसका? अरे यार, प्रोटियम। और फिर ये हैवी वाटर, ड्यूटेरियम। हैवी वाटर के दौरान यही तो यूज होता है बेटा, ड्यूटेरियम। और ये, अच्छा ये किस लिए जाना जाता है, कोई बच्चा बताएगा मुझको? ट्राइटियम किस वजह से जाना जाता है, ज्यादातर किस वजह से नोन है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो तुम लोग लेक्चर के के दौरान ना अपनी उंगलियां कमेंट बॉक्स में चलाते रहा करो, देखता रहता हूं कौन कहां कैसे क्या जवाब दे रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे इंटरेक्शन फील रहेगा आपको भी और हमें भी। ट्राइटियम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये बेटा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और एक बात और, एक बात और, ये चीज एनडीए में प्रीवियस ईयर पूछी भी गई है। तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया सर। अच्छा, बाकी दो क्या है? बाकी दो नॉन रेडियो एक्टिविटी है, दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। समझे बेटा? लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें भी कई बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा रुक जाया करो, नोट करने का टाइम दो। तो बड़ी हंसी आती है जब हम इस तरीके का कमेंट पढ़ते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आराम से स्टॉप कर सकते हो ना, तुम खुद पॉज कर दो, इसे पॉज। अब हम का स्टॉप हो? तुम हमको 1.75x में देखो, 2x में देखो, 0.5x में देखो, नॉर्मल देखो, आगे करो पीछे करो, भाई रिमोट तुम्हारे हाथ में है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, जितना टाइम के लिए रोकना है रोको, खाना पीना खाओ, जाकर कुछ भी करना है करो। तुम हमको क्यों रोकते हो कि सर रुक जाओ, आप रुक जाओ सर, और जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है। यूज योर, है ना? ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इसके बारे में अभी मैंने बात करी है। बताओ कि कोई भी एक्टिव मेटल अगर हाइड्रोजन गैस के साथ, सॉरी किसी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो क्या कर रहा है? एक सॉल्ट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। और चूंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है तो इट हैज बीन कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये वर्ड ध्यान रखना कि जो गैसेस पानी से भारी होती है वो जो कलेक्ट करते हैं वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से होती है, और जो लाइटर होती है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट होती है। तो जैसा कि लिखा है
हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एज H2 इज लाइटर देन वाटर। तो ये पॉइंट नोट रखना, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, अब दूसरा मेथड बताता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। इसमें क्या है कि तुमको थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी ये कंसेप्ट को समझने में। इससे क्या होगा, तुम्हारा लगे हाथ इलेक्ट्रोलिसिस भी रिवाइज हो जाएगा। करें रिवाइज, बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस रिवाइज करना है? चलो करते हैं सर, उसमें क्या है भाई, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो यहां पे मैंने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अरेंजमेंट कर दिया है। यहां पे एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे पानी ले लिया है। लेकिन एक बात और याद रखना बेटा, ये जो हमने पानी लिया है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस लिया है, यानी कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस भी इस पानी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिलाया गया है। रीजन ये है कि सिर्फ पानी अगर लोगे तो वो WE है। क्या है? WeV। अरे नहीं भाई, WE का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। WE यहां पे क्या लिखा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो क्या है ना, तुरंत टूटने की या अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश नहीं करता। एसिड और बेस के प्रेजेंस से पानी तुरंत टूटने की कोशिश करता है, और ऊपर से बढ़िया चीज तुम क्या कर रहे हो, करंट सप्लाई कर रहे हो। अब यहां पे कौन बैठे हैं? यहां पे एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहां पर कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड में क्या होता है? बताओ यार, पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें, है ना। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन लिख दें क्या? अगर हम जैसे एनोड यहां लिख रहे हैं तो क्या हो रहा होगा बेटा, जब आपने करंट पास किया तो पानी टूटा, पानी टूटा तो खूब सारे यहां पर H+OH- आयन होंगे। पॉजिटिव रॉड के पास कौन आ चुका होगा? OH-, और नेगेटिव रॉड के पास H+। अब ये लोग चिपकने की कोशिश करेंगे, तो एनोड में क्या होगा, ये रिएक्शन आप देख पा रहे होगे कि 4OH- गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे? एनोड पे हो रहा है। और आप यहां पे साक्षात देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो रिएक्शन लिखी है ना, ये डायरेक्ट मेथड है। मैं इसकी बेसिकली तुमको मैकेनिज्म समझा रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आती नहीं है, लेकिन लॉजिक बस ये है कि मैं तुमको इससे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइट को रिवाइज करवा दो रहा हूं, किस तरह से एनोड और कैथोड में रिएक्शंस हो रही होती है। दूसरी चीज क्या है भाई, देख, कैथोड में H+ आ रहा है और H+ क्या है? रिडक्शन करेगा। बोलो ये देगा कि नहीं देगा? इसको जरा बैलेंस कर लें, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो देखो यहां पे H2 मिल रही थी। तो एनोड और कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? ये क्वेश्चन तुम्हारे एनडीए में पूछा जा सकता है कि while doing the electrolysis of water in the presence of acid or a base, the gas produced at anode is, 4 ऑप्शन होंगे, तो याद क्या रखना है? एनोड में ऑक्सीजन, कैथोड में हाइड्रोजन। कैथोड में हाइड्रोजन लिबरेट होती है, याद रखना, कैथोड में हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस क्यों लिया है? बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ बच्चों, इतना नोट कर लिया तुम लोगों ने? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फील आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस भी एनडीए में प्रीवियस ईयर इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कि ये वाटर गैस या सिन गैस क्या होती है। एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से बना था। थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं, फिर थ्योरी के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चंस क्वेश्चन 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 करते रहेंगे। इससे क्या है ना, पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा क्लास का। एकदम से और ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, तुम अभी बंद कर दोगे।
एकदम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो कहोगे सर अभी थ्योरी तो पढ़ाई नहीं, आप क्वेश्चंस कैसे करा रहे हो। तो दोनों चीजें इक्विलिब्रियम करके चलेंगे, मतलब इक्वलाइज करके चलेंगे। आपको फील भी आना चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए। आप जितना टाइम मुझको यहाँ पर देने वाले, जितना टाइम आप मुझे डिवोट करने वाले, उसमें आप कुछ हेल्दी सीख कर जाएं, ये हमारा मोटो रहेगा। तो बॉश प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो बेटा, जरा देखो। यहां पर कार्बन यानी कि कोक के रूप में सुपर हीटेड स्टीम यानी कि पानी के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो कितना आसान है कि ये सी और ये ओ, CO और H2 अलग हो गया। लेकिन यहां से अगर आप चाहते हैं, यहां से अगर आप चाहते हैं कि यार सर जो डाई हाइड्रोजन हमको मिल रही है उसमें हमको मजा नहीं आ रही है, हमें इसकी थोड़ी एफिशिएंसी और बढ़ा कर दीजिए, हमें इसकी मतलब जो प्रोडक्शन है ना हाइड्रोजन गैस का यहां से थोड़ा सा और होना चाहिए, ये दिल मांगे मोर सर, तो करो बेटा। जो चीज मिली है उसको तुम फिर से स्टीम में रिएक्ट कराओ। इस रिएक्शन को कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें वाटर गैस के द्वारा सुटेबल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर पर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन तुम्हें अच्छे अमाउंट में मिलती है, यानी कि गुड यील्ड। यहां ज्यादा अच्छी नहीं मिली थी, वाटर गैस में CO और H2 है। H2 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया बताओ मेरे साथ, वाटर गैस सिर्फ रिएक्शन करी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट लेते हैं क्रोमिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, और उसको फिर से स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, CO में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन और भी ज्यादा मिल रही होती है। बोलो समझ में आई मेरी बात। यहां पे थोड़ा सा CO को रिमूव करना मुश्किल था, लेकिन यहां पे CO2 को रिमूव करना आसान रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना आसान रहता है, इसलिए भी गुड यील्ड में मिला। CO2 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय एडिंग सोडियम आर्सेनाइड। देखो लिखा है CO2 इज रिमूव्ड आइदर बाय डिसॉल्विंग इन वाटर अंडर प्रेशर और बाय स्क्रबिंग द मिक्सचर विद सोडियम आर्सेनाइड। हाँ तो ये चीजें, एक बात और समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और बड़े ध्यान से समझना, यहां पे कंसेप्ट रत्ती भर भी नहीं दिख रहे होंगे, हल्के फुल्के दिखेंगे, बट ऑब्वियस की बात है, ऐसा तो नहीं है कि बिना कंसेप्ट के काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना मेमोराइज वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। और आप देखना भाई, तड़ातड़ क्वेश्चंस एनडीए ने इससे पूछे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि यहां पे हम लोग जनरल साइंस पे डील कर रहे हैं। सोप में क्या हो रहा है, ग्लास में क्या हो रहा है, डायमंड ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स में क्या हो रहा है, तो ये क्या है, गन पाउडर किससे बना है, तो ये क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये बेसिक साइंस है, इसमें केमिस्ट्री है भी और नहीं भी, मतलब बेसिक वाली केमिस्ट्री है, 6th 7th 8th वाली, ठीक है। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन आपका ज्यादा रहेगा। यू कांट कंपेयर दिस नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड विद द हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर्स लाइक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस सॉल्ट्स। ये अलग ही लेवल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी छोड़कर जाने की गुस्ताखी मत करना तुम। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। लाने प्रोसेस, लेने प्रोसेस क्या कहता है, आयरन को स्टीम में डालो हाई टेम्परेचर पे, Fe3O4 मिलेगा, लेकिन तुमको साक्षात हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी, और हमें तो यही चाहिए ना। तो सर एक बात बताइए, ये अलग अलग प्रोसेस क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्या मकसद है इसके पीछे। तो बेटा कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें आयरन फीलिंग्स को स्टीम में डालकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी थी। ए ऑप्शन जोसेफ प्राउस्ट, बी ऑप्शन लैने प्रोसेस, सी ऑप्शन ब्रॉस प्रोसेस, बॉश प्रोसेस जो भी पढ़े हो, डी हैबर्स प्रोसेस। तो बता, लैने प्रोसेस। बॉश प्रोसेस किससे रिलेटेड है, वाटर गैस, सिन गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हैबर्स प्रोसेस में तो एमोनिया का खेल था यार, है ना, तो जबरदस्ती ऑप्शन बढ़ाने के लिए दे दिया। अच्छा जोसेफ प्राउस्ट किस लिए फेमस था ये बताओ, कमेंट करके बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ हाइड्रोजन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इट इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, इट इज क्वाइट स्टेबल ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्टार्टिंग में पढ़ा दिया। इट कंबाइंस विद द मेटल्स लाइक NaK टू गिव हाइड्राइड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या, हाइड्राइड्स। देखो बेटा यहां पर दो बातें हैं, अगर हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब इसका नाम हम क्या पुट करने वाले हैं, सोडियम हाइड्राइड। सो हाइड्राइड वर्ड का मतलब है इसमें H माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है, मैटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज तो नहीं आ सकता, भूल जाओ ये बात, इसमें कोई अंतु परंतु कुछ भी नहीं। मेटल के पास नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो इंटर्न हाइड्रोजन के पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन तो डिसाइडेड ही नहीं है ना, अगर वो ग्रुप 1 का काम नहीं कर रहा तो बताओ इस पक्की बात है वो ग्रुप 7 वाला काम कर रहा होगा। और ग्रुप 7 में ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, हाइड्राइड्स बनाए जा सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, उन कंपाउंड्स का नाम क्या है, एक बार फिर से बोलना, हाइड्राइड। और नॉन मेटल के साथ तो फिर सिंपल है, जैसे हेलोजन्स के साथ रिएक्शन हो रही है तो भैया वो HF कहलाया जाएगा, HCl कहलाया जाएगा, HBr, HI, समझ रहे हो ना, ये तो कॉमन सा नाम है, नहीं है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, अब जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो Cu अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। तो इससे तुम्हें क्या पता चल पा रहा है, देखो CuO से Cu में जा रहा है, यानी कि इस कंपाउंड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में हो गया भैया, H2 के प्रेजेंस में हो गया, क्या हो गया, H2 के प्रेजेंस में ये रिडक्शन दिखला रहा है। तो H2 कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ट्रीट किया जाएगा, डाइहाइड्रोजन कभी भी ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये इसके किस नेचर के बारे में बता रहा है कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये कहानी कहां आई हुई है, NDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और अगर ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर तुम मान लो इस स्लाइड में नहीं दिखेगी तो आप लोग कहीं बुक्स पढ़ोगे उसमें इसका यूज जरूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगेन इंपॉर्टेंट है, और हमारे NDA के प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था, गौर से सुनेंगे आप, बोलूं बोलूं, ठीक है। उसमें लिखा था बेंजीन है जो कि बेटा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, जिस कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो बेंजीन में हम कितने मोल हाइड्रोजन का एडिशन करें कि हमको साइक्लोहेक्सेन मिले, क्या मिले, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा आप लोग कमेंट में आंसर करके बताओ, बताओ, वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर सही भी है, कई बच्चों का आंसर सही है। अनसैचुरेशन को अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना, अनसैचुरेटेड मींस, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड मींस अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड को हटा दें तो जो सिंगल बॉन्ड बचेगा उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में अगर कन्वर्ट करना है तो H2 का एडिशन करना पड़ता है। तो होता है क्या, डबल बॉन्ड टूटता है, एक H इधर लटकता है, एक H इधर लटकता है और वो सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर आपने 1 मोल H2 डाला तो जानते हैं क्या होगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, कहानी खत्म।
अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। यही चीज अगर हम यहां पे करने की कोशिश करें तो बेटा तीन तीन डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे तुमको? बताओ, तीन तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ H2 लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक लिटिल निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। तो क्या होगा, सारा डबल बॉन्ड हटेगा, जहां जहां से डबल बॉन्ड हटेगा वहां वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। इस प्रकार अगर 2 डबल बॉन्ड हटाने होते तो 2 मोल हाइड्रोजन लेते। तो यही क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो रहा है, तो एडिशन रिएक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो हमें हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? यही कंसेप्ट हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स में लेते हैं, डालडा घी बनाने के लिए। दिस रिएक्शन इज यूज इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। तो यदि आप अनसैचुरेटेड ऑयल्स खा लेंगे तो वो आपको नुकसान देंगे, पेट के अंदर जाएगा डबल बॉन्ड, और पेट के अंदर जाएगा जब डबल बॉन्ड तो फिर क्या दिक्कत होगी, तुम कुछ भी खाओगे तो उसके साथ हाईली रिएक्शन दिखलाएगा, हाईली रिएक्टिव होते हैं। डबल बॉन्ड कमजोर होता है तो जल्दी टूट कर किसी के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको रिफाइन करके, ऑयल को रिफाइन करके, उसको सैचुरेट करके तुम उसको कंजम्पशन करो। तो वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, H2 निकिल, निकिल निकिल जरूर डाला जाता है, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। रीजन रहता है कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और इसी रिएक्शन को जान तो क्या बोलते, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जब भी हम H2 यूज करेंगे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का प्रयोग करेंगे। बोलो इतना समझ में आया? नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा अच्छे से, बड़ी बड़ी कीमती बातें बताई हैं मैंने। पक्का है ना? आगे बढ़े? नोट कर लिया? चलो भैया, इंपॉर्टेंट पेज है, याद रखना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल। एक यूज तो भी पढ़ कर आ रहे हो, वेजिटेबल ऑयल वाला। और ये देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। और दूसरा, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक एमोनिया, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता था भाई? हैब हम लोग N2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो 2 मोल्स एमोनिया मिलता है। तो देख रहा है विनोद किस तरह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किए पड़े हैं? नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन अ वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथेनॉल, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। CO plus H2 in the presence of this as a catalyst, it gives you CH3OH। याद करने वाली चीजें, रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजनेशन, एमोनिया बनाने के लिए और मिथेनॉल बनाने के लिए। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, इसमें क्या रहता है इसको जरा समझना है ना ध्यान से, इसमें काफी बच्चे थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन एटम को क्या इस तरह से दिखाया जा सकता है? देखो देखो भाई, ये हाइड्रोजन एटम है जिसके बीचों बीच एकदम पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है सर। ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं, है ना? एक और बना लें, एक और बना लिया, और ये इसका पॉजिटिव साइन। तो बेसिकली ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन है क्या? ये आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन। H2 के बारे में बात करता है ये। तो एक H एटम यहां पड़ा है, एक H एटम यहां पड़ा है, तो न्यूक्लियाई स्पिन की बात हो रही है। किसकी? न्यूक्लियाई स्पिन। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस है, ये हो सकता है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे आए,
और हो सकता है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो। तो यदि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं, तो यानी कि स्पिन कर रहे हैं, तो उन्हें हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर दोनों का स्पिन अपोजिट है, जैसे कि एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, अभी जो मैंने तुमको दिखलाया ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। न्यूक्लियर स्पिन पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं। न्यूक्लियर स्पिन अगर सेम डायरेक्शन पे है, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच स्पिन्स ऑफ बोथ द न्यूक्लियर, दोनों का, आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। And molecules in which both the nuclei spin are in the opposite direction, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन ये आप लोगों के लिए एक नई कहानी की तरह दिख रहा होगा, है ना? थोड़ा अद्भुत खेल दिख रहा होगा भाई, ये क्या आ गया। समझ सकते हैं। इसको याद रखना, इसमें लो टेम्परेचर पे पैरा ऑलमोस्ट 99% होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो की जीत होती है। रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो और पैरा का रेशियो जो देखा गया है वो 3:1 का देखा गया है। कब? रूम टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होता है? पैरा की जय जयकार होती है। इन दोनों ऑर्थो और पैरा में अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट याद रख लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये पॉइंट यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के दौरान। क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन have same A option chemical properties, B option physical properties, C option both A and B, D option none. तो ये देखो, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन बोथ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, but their physical properties like boiling point, heating conductivity, specific heat, they are different. तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। तो अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था ना कि NaH, कभी भी कोई हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। अब इनके हाइड्राइड्स पे डिस्कशन हो रहा है कि आयनिक हाइड्राइड क्या होता है। पहला यही तो है, आयनिक हाइड्राइड। तो बेटा आयनिक हाइड्राइड वो है जो बेसिकली एल्कलाइन अर्थ मेटल या कुछ लेंथेनॉइड्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा हो तो वो जो बनता है उसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। किसके साथ? बस आपको यही छोटा सा बेसिक पॉइंट्स याद करना है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और कुछ लेंथेनाइड्स। ठीक, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी कारण लिखा है कि इनका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, फजान रूल लग जाता है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। एंड सम लेंथेनाइड्स विद हाइड्रोजन ऑलवेज गिव्स यू आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स। कोई दिक्कत बेटा? पक्का? Their aqueous solution is alkaline in nature। और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा एनडीए से रिस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्राइड की रिएक्शन पानी के साथ करा रहे हो तो तुम्हें NaOH मिल रहा है। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि वो एल्कलाइन नेचर का है। बोलो 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 ना, बोलो ना बेटा। अगर हम HCl प्राप्त कर रहे होते तो एसिडिक मीडियम होता, लेकिन अगर हम NaOH प्राप्त कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन एल्कलाइन नहीं है। एल्कलाइन है भाई, एल्कलाइन है। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, तो इसमें फर्दर 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये तुमको समझाएं? समझोगे? अच्छा, समझोगे तो समझाएंगे, ऐसे नहीं समझाएंगे। बताओ, समझोगे तो समझाएंगे, ऐसे नहीं समझाएंगे। चलो समझते हैं भाई। ऐसा करते हैं, एक तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, BH3, एक तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4,
एक तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 बेटा। BH3 बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज हैविंग इनकंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत अभी भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो होता क्या है, BH3 कन्वर्ट हो जाता है अपने डाइमर फॉर्म में, जिसको बोला जाता है B2H6। तो BH3, अब सुनना बात, अपने डाइमर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है B2H6, देखना यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो होता क्या है, यहां पे बनाना बॉन्ड बनाया जाता है। इस बनाना बॉन्ड को 3C2E भी बोलते हैं, क्योंकि 3 सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस सेंटर को और इस सेंटर को कनेक्ट करते हुए ये चीज चल रही होती है। इसको बोलते हैं क्या? जहां तक पहुंचा रहा हूं वहीं तक पहुंचना, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बट मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली बिटवीन दीज 3 एटम्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन लोगों ने अपना बलिदान दिया कि भैया तुम लोग भी आ जाओ, कोई बात नहीं, हम सब भाई भाई हैं। सिमिलरली यहां पर भी एक बनाना बॉन्ड बनता है, जो कि कवर करता है इस पूरे पोर्शन को, और ये कवर कर रहा है इस पूरे पोर्शन को। लेकिन जितने बोरॉन हैं, क्या उतने हाइड्रोजन है? नहीं। अभी क्या है, ये प्रिसाइज है, कम है। अब हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। जितने एटम्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, उतने हाइड्रोजन लेकर काम हो भी गया, एकदम सही साट। यानी कि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला था हमने यार, इसको हमने प्रिसाइज प्रिसाइज बोला था, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट बोलेंगे इसको। ये देखो, ये डेफिशिएंट का केस है, ये है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब जितने हैं उतने ही चाहिए, ये प्रिसाइज का केस है। गलती से वहां पे वो निकल गया था, ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज। ये केस तुम्हारा डेफिशिएंट का है, ये केस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच केस होगा। क्यों? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिर्फ 3 हाइड्रोजन है जो आना चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब एक बार जरा इनकी डेफिनेशंस पढ़ो खुद ब खुद, क्या कह रहे हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो 3 तरीके के मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट B2H6, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज CH4, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप 15, 16, 17, 18 के। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल मैंने ग्रुप 13 से ही लिया था, ग्रुप 14 से CH4 हो गया, और उसके अलावा 15, 16, 17 से इलेक्ट्रॉन रिच आएंगे। इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, देखो ये हमने सबसे पहले एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर ली, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर ली, बचे क्या, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हाइड्राइड गैप होता है इनके अंदर। क्या होता है? हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप मतलब जैसे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे के सारे शो करने चाहिए ना इंटरस्टिशियल हाइड, मतलब कौन से, ये मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, सारे के सारे शो करने चाहिए। लेकिन ग्रुप 7, 8 और 9 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनमें वो हाइड्राइड शो करने की क्षमता नहीं होती है। और वो कौन कौन से हैं? ग्रुप 7, 8 और 9। इसको बोला जाता है हाइड्राइड गैप, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, और इसको क्या बोला जाता है? हाइड्राइड गैप। अच्छा नेक्स्ट क्या था?
These are formed by the reaction of transition metal and inner transition metal with hydrogen. ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं बच्चों? तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, तैयार हो? आ जाओ फिर. Which of the following statements about hydrogen is correct? Hydrogen has 3 isotopes of which protium is the most common. अभी ये चीज पढ़ा कर आए हैं. ये भाई सही बोल रहा है. हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन दी सोल्यूशन. ये गलत है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम H प्लस को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो पानी क्या है, इसके साथ हाइड्रेट होने की कोशिश करता है, चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश करता है. कौन? पानी. तो H प्लस H2O के साथ मिलकर H3O प्लस बनाने की कोशिश करेगा. तो 2014 का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. अर्हेनियस ने कहा था ना कि H प्लस निकलता है पानी में, तो वो H प्लस नहीं H3O प्लस हो जाता है. अच्छा क्वेश्चन है. और H2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हम साक्षात पढ़ कर आ रहे हैं कि अगर CuO की रिएक्शन आप H2 से कराते हैं तो Cu अलग हो रहा है, H2 अलग हो रहा है, तो कहानी तो खत्म है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यानी कि करेक्ट की बात कर रहा है. तो 1 और 3 का है बी ऑप्शन. सही है? पक्का? नेक्स्ट. कुछ क्वेश्चंस इसके और कर लेते हैं, या तो फिर ऐसा कर लेते हैं ना, एक तरफा क्वेश्चंस करते हैं, पहले वाटर को भी निपटा दें यार. क्यों लगे यार? पानी को भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चंस निपटाते हैं. तो पानी को सुनते ही तुम्हारे पास 2 इंफॉर्मेशन तुमको पता चल जानी चाहिए. इसका H2O फॉर्मूला होता है, बेंट शेप होती है, बॉन्ड एंगल लगभग 104 डिग्री होता है. ठीक. और तीसरी बात यहां पे नहीं करते हैं, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे. हेडिंग डाल लो, मुद्दे की बात. हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, और हार्डनेस को रिमूव करने के क्या तरीके हैं, आइए ये पढ़ते हैं. हार्ड वाटर, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स मेनली. यहां से थोड़ा सा लर्निंग वाला पोर्शन चालू है, समझना. प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स मेनली, and iron salt in the form of the hydrogen carbonate, chloride, sulfate, यानी कि Ca और Mg का हाइड्रोजन यानी कि बाइकार्बोनेट, उसके क्लोराइड या सल्फेट इन वाटर मेक्स इट हार्ड. अपने भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है. हार्ड वाटर की विशेषताएं क्या है? साबुन के साथ तो कहते हैं ना खारा पानी हो गया. कभी कभी किसी शहरों में जाओ तो बहुत खारा पानी मिलता है, वहां पे झाग बनाना मुश्किल हो जाता है. तमिलनाडु साइड गया तो चेन्नई में थोड़ा सा मुश्किल होता था, बहुत हार्ड पानी है वहां पे. तो हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सोप. इट डज नॉट गिव लेदर विद द सोप. हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट विद द सोप. इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री, बट ऑब्वियस की बात है. इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स, क्योंकि वहां पे सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है. तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में बस जाएगा. मेन पॉइंट जो है ना, अगर मैं इससे कहूं इन 4 पॉइंट्स में से सबसे तगड़ा पॉइंट क्या है, तो वो एक पहला पॉइंट. क्या? मेरे साथ बोलिएगा बच्चों कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड की प्रेजेंस से पानी हार्ड होता है. हार्ड पानी हो जाने से लॉन्ड्री बेसिस पे इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बॉयलर्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एज इट डज नॉट फॉर्म अ वेरी गुड झाग यानी कि लेदर विद द सोप. ठीक है. सॉफ्ट वाटर क्या है? रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर. द वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर. इट गिव्स लेदर विद सोप.
भाई बट ऑब्वियस की बात है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इस दुख पीड़ा से विचस्त रहेगा वो सॉफ्ट वाटर बनाएगा। इट गिव्स लेदर विद दी सोप। टेम्परेरी हार्डनेस, अब जैसे हम हार्ड वाटर की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जाए, उस हार्ड वाटर को अच्छा पानी कैसे बनाया जाए। तो चलिए भैया, पहले दो तरीके होते हैं, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। दो तरीके की हार्डनेस होती है बेसिकली, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में थोड़े से स्पेशल केमिकल मेथड्स लगते हैं, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस में ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का बॉयल शॉयल किया काम हो गया। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पहले तो ये देखो कि टेम्परेरी हार्डनेस की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनडीए के रिस्पेक्ट पे ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू, क्वेश्चन आ भी चुका है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम वर्ड तो याद रखना ही रखना है। सल्फेट क्लोराइड की हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बात याद रखना, लिख भी लो, लिख लो यार, लिख लो। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब, हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड्स की वजह से। तो उसमें जो HCO3 वाला पोर्शन है ना, HCO3 वाला पोर्शन, इससे पैदा होती है टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, पक्का, ओके। तो मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, मेथड्स टू रिमूव टेम्पोरेरी हार्डनेस, उसमें क्या रहता है, सबसे पहला चीज बॉइलिंग। बॉइलिंग करते साथ आप क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है MgOH होल स्क्वायर में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऑब्वियस की बात है कैल्शियम कार्बोनेट में। और ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं, मेन बात क्या है, इनसॉल्यूबल होते हैं, तो इनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। छन्नी रखी, पानी रखा, खत्म। घर में भी तुम लोगों ने अगर सिर्फ पानी को कभी बॉयल किया हो सर्दियों में नहाने के लिए, गीजर वीजर नहीं चल रहा, लाइट चली गई, तो आप देखते हो कि वाइट वाइट कलर की ऊपर से पतली सी लेयर सी जम जाती है, तो वो क्या है, उस वाटर को तुमने हार्डनेस उसकी रिमूव करने की कोशिश करी है। तो व्हेन यू बॉयल द वाटर यू विल सी दैट वाइट वाइट वाला पोर्शन, तो उसमें हो क्या रहा होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgOH होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल रहते हैं, आसानी से फिल्ट्रेशन के द्वारा इन्हें रिमूव किया जा सकता है। दूसरा आता है क्लार्क्स मेथड। अब तुमको क्या है, तुमको एक बात याद रखनी है कि जब भी वर्ल्ड टेम्पोरेरी हार्डनेस आएगा, जब भी वर्ल्ड टेम्पोरेरी हार्डनेस आएगा, तुम्हें दो मेथड याद रखने हैं, एक बॉइलिंग, दूसरा क्लार्क्स, BC, बॉइलिंग, B फॉर बॉइलिंग, C फॉर क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या होता है ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन क्लार्क मेथड टेम्परेरी हार्डनेस के काम आता है, ये याद रखना जरूरी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो इन दिस मेथड वैसे होता क्या, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू दी हॉट वाटर। ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए, amount of lime is added to the hot water, it precipitate out calcium carbonate and magnesium hydroxide which can be filtered off। अब बात आती है परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हाइड्रेट्स में, अच्छा हार्डनेस में क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सल्फेट और क्लोराइड था। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हो गया, बचे क्या, क्लोराइड और सल्फेट, ये दोनों किसके लिए होते हैं, परमानेंट हार्डनेस के लिए होते हैं, ठीक, ये दो, समझ रहे हो, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ
क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन वाटर, इस बात का ध्यान रखना भाई, पक्का। टेम्परेरी हार्डनेस बताओ, अच्छा क्या था, टेम्परेरी हार्डनेस बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ। हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी गुड। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से था, सल्फेट एंड क्लोराइड। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के भी दो तरीके क्या बताएं, सिर्फ हेडिंग याद करनी है तुम्हें, कोई डिटेल नहीं पूछने वाला तुमसे कि कैसे क्या होता है। टेम्परेरी हार्डनेस के दो मेथड जल्दी जल्दी बताओ, एक बॉइलिंग है और दूसरा, हाँ, क्लार्क्स मेथड, क्लार्क्स मेथड। अब उसी तरीके से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ मेथड्स हैं। पहला, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। अब एनडीए में कुछ ऐसा नहीं है कि तुमसे इसकी रिएक्शन पूछी जाएगी या तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन इनसॉल्युबल है कौन सॉल्युबल है। तुम्हें अब इसमें क्या है, ये मेन हेडिंग याद रखनी है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला याद रखना है, बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है Na2CO3.NH2O, यहां पे Na2CO3 लिखा है, ठीक है। तो ये करता क्या, वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद द सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, जो कि बेसिकली हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और ये करेंगे क्या, बेसिकली सबका काम क्या रहता है कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दो, फिर उसको तुम फिल्टर्ड ऑफ कर दो। तो यहां पर हमने क्या डाला, वॉशिंग सोडा डाला, इन्होंने इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना दिया, उसके बाद फिल्टर ऑफ कर दो, काम खत्म। दूसरा है कैल्गन मेथड। अब ये वर्ड याद रखना, बहुत ज्यादा बच्चे क्लार्क्स और कैल्गन इन दोनों में धोखा खा जाते हैं। इस पर बेस्ड एनडीए पे PYQ है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, जहां जहां सर ने एनडीए PYQ लिखा है वो चीज वाकई में आ रही है और आएगी भी। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, बहुत सारे। तो क्योंकि एक लिमिटेड पोर्शन है केमिस्ट्री में, एनडीए का एक लिमिटेड पोर्शन है, तो कितने क्वेश्चन बना लेगा भैया। कैल्गन पूछा है तो क्लार्क्स पूछ लेगा, क्लार्क्स पूछा है तो कैल्गन पूछ लेगा, सीधी सीधी बात है। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट विच इज कॉमर्शियली कॉल्ड कैल्गन, हाँ अब इसका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नाम याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला तो चलो थोड़ा सा तुम लोगों के केस के लिए टिपिकल होगा, फॉर्मूला एक बार भूल भी जाओ, लेकिन हाँ कैल्गन इज कॉमनली नोन एज, ये नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। When it is added to the hot water, complex anions are formed. The complex anion keeps Mg2 plus and Ca2 plus ions in the solution. अभी आपको मैं एक मेथड पढ़ाता हूं, यही इसकी बात करने जा रहा था, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये क्या करता है, ये डीआयनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस करता है। यहां पे क्या करते हैं, ये कैटायंस और एनायंस को एक्सचेंज कर देते हैं। बेसिकली मुद्दा कहां पे फंस रहा है, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस की वजह से फंस रहा है ना मामला। Ca2 प्लस और Mg2 प्लस आयंस को एक्सचेंज कर देंगे H प्लस से, तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो डीमिनरलाइज्ड डीआयनाइज्ड वाटर जो मिलता है वो आयन एक्सचेंज मेथड से मिलता है, याद रखना ये वर्ड, डीआयनाइज्ड वाटर। बेटा एक बात सुनो, ये डीआयनाइज्ड वाटर और आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ये कॉम्बो याद करना, क्योंकि फिर से मैं बता दूं कि एनडीए के PYQ में ये चीज पूछी गई है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो तुमको याद रखनी है। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि भाई तुम्हें ये याद करना है, वरना बुक खोलोगे तो बहुत सारी अनशन चीजें देख लोगे। इसमें इसको जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज कॉल्ड जियोलाइट, ये नाम याद रखना है। परेशान ना होना, ये याद तुम्ही को याद रखने भैया, हम नहीं करेंगे इसमें याद। होता क्या है कि ये जो जियोलाइट है, अब ये फॉर्मूला याद ना करना, लेकिन हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको जियोलाइट कहते हैं, ये याद रखना। विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग कैटायंस विथ सोडियम सॉल्ट आयंस। डिटेल्स आर नॉट इन योर कोर्स, जस्ट यू हैव टू, मतलब होता है ना बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो याद रखनी है। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम, किसके आयंस, एनायंस बताओ, एनायंस कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। अब टेम्परेरी हार्डनेस में आए हम लोग, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से है। उसको रिमूव करने के दो तरीके बताओ, बॉइलिंग है और सर क्लार्क्स मेथड है।
ठीक है। नेक्स्ट आए परमानेंट हार्डनेस में। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से। उसको रिमूव करने के लिए हमने ये 2-3 प्रोसीजर पढ़े, जिसमें कैल्गन प्रोसेस एक बड़ा नाम आ रहा है, एक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड आ रहा है, एक एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा आ रहा है। तो ये 2-3 मेथड्स आपको ये याद रखने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये तो अभी हमने भी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि जो पानी होता है वो बेंड शेप का होता है। ये बेसिकली तुम लोग के कोर्स में नहीं है। ये बेंड शेप का रीजन ये भी रहता है कि VSEPR थ्योरी में हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं कि यार अगर तुम नॉर्मली किसी 8th या 9th के बच्चे को बोलें कि यार तुम पानी का स्ट्रक्चर बना दो, या तुम अगर आप में से बहुत बच्चे होंगे जो नॉन साइंस स्ट्रीम के भी होंगे, तो वो पानी शायद ऐसे बना दे। ये गलत है। अब ये क्या है, इसके लिए हम लोग फिर पढ़ते हैं क्लास 11th में VSEPR थ्योरी, जिसमें ये बताया जाता है कि यार एटम एटम लोन पेयर के बीच में कुछ रिपल्जन्स होते हैं, जिसपे लोन पेयर रिपल्जन बहुत ही तकड़ा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की एक परफेक्ट ज्योमेट्री विद परफेक्ट बॉन्ड एंगल आ रहा होता है, मिल रहा होता है। तो उसी के अनुसार H2O बेंड शेप का है विद अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ 104 डिग्री। फिर से मैं कहूंगा इसके डिटेल्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये बेंड शेप का होता है और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, अगर ये याद रखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और H और O यहां पे किस तरह से बॉन्डेड है? दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हैवी वाटर, बस इतना नाम याद कर लोगे बहुत है, D2O। ये क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या? हैवी वाटर। 2 बार बोलो मेरे साथ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O क्या है? हैवी वाटर। ड्यूटेरियम याद है ना, अभी पढ़कर आ रहे हैं, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, याद है? H के ऊपर 2 लिखा था, अभी भूल गए क्या यार, ऐसे ना करो। तो चलो ये क्वेश्चन को पढ़ो, 2012 का है। वाटर इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इसके 2 टाइप्स पढ़ाए थे, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। तो H2O में क्या होता है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे H2O है, तो इसमें क्या होगा बेटा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या हो रहा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब तुम कहो सर अच्छा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहोगे? अरे भाई वो तो फिर इससे इसका भी बाप है ना। अब तुम ऐसे कंपेयर करने में आ जाओगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। लेकिन हाँ, H2O के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अच्छी खासी होती है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस माने जाते हैं। ये पार्शियल नेगेटिव इस O का, पार्शियल पॉजिटिव इस हाइड्रोजन का आपस में बहुत बढ़िया तरीके से मिले हुए हैं। तो वाटर हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, व्हाई? बिकॉज इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और शायद स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को क्या कर रहा है? सहयोग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। तो वी कैन से कि यार स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एज वेल एज इट इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। यस यस सर। तो कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए मार्क करें, आगे बढ़े। Deionized water is produced by, अभी बताया था, कीवर्ड याद रखना, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। ठीक है, सीधा सीधा है, सीधा सीधा, बस एक कीवर्ड याद रखना था तुमको। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पर फिर से कहानी आ रही है यार। ये हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। तो पहले बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऐसे क्वेश्चन को देख के डरा ना करो कि यार ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया, लंबा क्वेश्चन है, ये तो हमें नहीं आता होगा, इसको छोड़ देते हैं। तुम क्या किया करो, अपने दिमाग में बस ट्रू फॉल्स मार्क कर लिया करो। अरे भाई इतना तो कर सकते हो, ट्रू फॉल्स से आसान क्या होगा जीवन में? क्यों? जैसे ही ट्रू फॉल्स मार्क करोगे, ABCD ऑप्शन चेक कर लेना, एक ना एक सुटेबल आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे यार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना तो डर लग जाता है। अबे तो काहे डर रहे हो, ये तो आंसर है ना ABCD, इसको क्यों देख रहे हो? ये तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है यार। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, स्टेटमेंट 2 पढ़ो, कहानी खत्म हो जाती है।
तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद दी सोप। अब हार्ड वाटर की डेफिनेशन ही मैंने तुमको यही पढ़ाई है कि हार्ड वाटर क्या है, जो झाग ना बना पाता हो। नहीं बना पाता, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। अभी तुम आंसर मत पढ़ो, अभी बस तुम इसको भी देख लो ट्रू है या फॉल्स है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन दी हॉट वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेट विद दी सोप। हाँ ये भी बात सही है यार, ये भी बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमको चाहिए कि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाए। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दे किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ताकि हम उसको फिल्टर्ड ऑफ कर सकें। लेकिन यदि यही सोप के साथ प्रेसिपिटेट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ना, लेदर कहां से बना पाओगे। तो आंसर इसका क्या है, ए है। बोलो कोई दिक्कत, पक्का। तुम लोग यार कमेंट बॉक्स में एक्टिव नहीं हो भाई, एक्टिव नहीं हो, मजा नहीं आ रही है ऐसे। ऐसे इंटरेक्शन कैसे बनेगा यार, ऐसे तुम सो जाओगे 2 मिनट बाद, हमने और 2-3 मिनट और ज्यादा पढ़ा दिया, तुम सो जाओगे भाई, ऐसा ना करो। थोड़ा बताओ, आंसर तो दो, पता तो चले हमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर। लगातार देख लो, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वर्ड देखो बेटा, आ रहा है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस बिल्कुल सही कह रहा है, इसी की वजह से होती है। देखो पीछे भी यहां पे लिखवाई थी ये चीज कि ये कीवर्ड होती है ना, ये कीवर्ड है कि ये HCO3 नाम याद रखना, एनडीए के PYQ में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें अक्सर कंफ्यूज होता है। अब यार टेम्परेरी हार्डनेस किस एनायन की वजह से थी और परमानेंट हार्डनेस किस एनायन की वजह से थी। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के कौन से 2-3 तरीके बताए थे सर ने, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कौन से 2-3 तरीके बताए थे। होता है बच्चा कंफ्यूज, और हमको कंफ्यूजन के साथ ही तो खेलना है। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ये बात भी तो सही कह रहा है, बताओ टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। यस सर। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, कैल्गन मेथड इज अप्लाइड, गलत कह रहा है। कैल्गन किसके लिए होता है, परमानेंट के लिए होता है, मानते हो। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय क्लार्क मेथड, नहीं ये भी गलत कह रहा है। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी। तो आंसर क्या है, 1 और 2, यानी कि आंसर ए। बोलो 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 बोलो, सही है। आगे बढ़ते हैं। A gas is evolved when a piece of zinc metal is placed in the dilute H2SO4. Name the gas. Answer is A. छूटते ही आंसर निकल गया सर, क्योंकि अभी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पढ़कर आ रहे हैं भाई। लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में यही चीज तो पढ़ी थी कि जिंक को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बोलो भाई, हाँ कि ना, ठीक है। Two reactants in a flask produce bubble of a gas and in turns lime water turns milky। देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए ना lime water turns milky, यानी कि समझ जाना CO2 की बात हो रही है। ये एक शॉर्ट नोट है, इसको याद कर लो। lime water turns milky अगर आ जाए तो समझ जाना CO2 गैस की बात हो रही है। अब CO2 गैस तुम्हें कहां से मिल सकती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं मिल सकती। मैग्नीशियम कार्बोनेट, यस, नाइट्रेट से नहीं मिल सकती, सल्फेट से नहीं मिल सकती। तो इन दोनों की रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और HCl एसिड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा बेटा तेरे को MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, बैलेंस करना चाहो तो इसको 2 टाइम्स HCl कर दो। अब ये जो CO2 है, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन कह रहा है डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड
on a commercial scale by the action of a steam on hydrocarbons. When a mixture of CO and H2 gas is formed, it is known as, याद करो ये किसकी बात कर रहा है, बॉश प्रोसेस की, है ना? क्यों? When a mixture of CO and H2 gas is formed, यही तो मिलता था, हम लोग कोक लेते थे, H2O सुपर हीटेड स्टीम किससे पास कराते थे? हाई टेम्परेचर पे CO प्लस H2 मिलती थी, इसका नाम वाटर गैस या सिन गैस। तो आंसर इज ए। समझ में आया बच्चों? मामला फिट है ना? ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से। यस, बी, सल्फेट्स या क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का कोई रोल प्ले नहीं होता, सोडियम का रोल प्ले नहीं होता, मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ पे वर्ड है लेकिन साथ में बाइकार्बोनेट है, तो ये वर्ड तो टेम्परेरी के लिए होता है। हमसे क्वेश्चन में परमानेंट पूछा है तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं कार्बन को लेकर, उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो कार्बन का है, कार्बन जब आता है तो वहां से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। ग्रुप 14 का सरताज है कार्बन एटम। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावेलेंसी होती है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करने की टेंडेंसी होती है, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सब हमारा भाई कार्बन दिखलाता है। कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, तो कार्बन सरताज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्बन के लिए। और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सरताज इसलिए है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन करने की टेंडेंसी है। इट इज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट। कैटिनेशन मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स भाई। ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म में कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं जरा याद रखना। ये दो फॉर्म हो गए, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आएगा। एमॉर्फस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन एग्जांपल्स याद कर लेंगे। कोल है, वुड है, चारकोल है, एनिमल चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोक एक्सेट्रा। ई वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी की बात करते हैं। डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसमें, जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं उस पे फोकस करना बस। हार्डेस्ट सब्सटेंस पहली बात, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दूसरी बात, इनसॉल्यूबल इन ऑलमोस्ट ऑल दी सॉल्वेंट्स तीसरी बात, इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। अरे यार कार्बन का है तो भाई कोवेलेंट सॉलिड ही होगा, लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह है कि चारों कार्बन एटम्स के साथ जुड़े रहते हैं, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। चूंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है, क्योंकि ना डायमंड की तुलना सीधा ग्रेफाइट से होने वाली है। अब सारी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज उल्टी होंगी। जैसे डायमंड में पड़ा हार्ड है तो ग्रेफाइट होगा सॉफ्ट। डायमंड में पड़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डायमंड में पड़ा कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में पढ़ेंगे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। क्या है? स्लिपरी है, सॉफ्ट है। ठीक है बच्चों, आइए देखो देखो तुम खुद ही देख लो यार। इट इज अ शाइनिंग ग्रे ओपेक सॉलिड, इट इज सॉफ्टर देन द डायमंड। डेंसिटी याद करने की जरूरत नहीं, मेल्टिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा क्यों? क्योंकि चार में से सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं। और बच्चों एक बात और, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। देखो ये लिखा है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, पक्का।
ग्रेफाइट पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड और ग्रेफाइट? इज ग्रेफाइट। याद कर लो, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड नहीं होता है बेटा, ग्रेफाइट होता है, याद रखना। फ्लोरीन, फ्लोरीन में इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C2N, जिसमें N की वैल्यू 30 से 48 होती है, जिसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो C60 है। इसके सॉकर बॉल लाइक शेप होती है, कैसे होती है? ऐसी। बुक मिनिस्टर फ्लोरीन, इट इज द अनदर एलोट्रोप, थोड़ा सा अनकॉमन है, लेकिन याद रखना ये प्योर फॉर्म होता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो स्टेबल फॉर्म ऑफ एलोट्रोप कौन है? ग्रेफाइट है। प्योर फॉर्म ऑफ एलोट्रोप कौन है? फ्लोरीन है। ये 2 पॉइंट याद रखना, और ये भी याद रखना एनडीए का पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो समझ रहे हो ना, लेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो C60 में इट ऑलवेज लुक लाइक अ सॉकर बॉल लाइक शेप, इसके अंदर पेंटागन्स हेक्सागन्स होते हैं। C60 वाला स्पेशली याद कर लो, इसके अंदर 12 पेंटागन्स होते हैं और 20 हेक्सागन रिंग्स होते हैं। ठीक है, बाकी फिर सबका अलग अलग रहता है, C70 का अलग, C80 का अलग। तो फ्लोरीन की एक बेसिक शेप मैंने आपको दिखला दी है। ये सामने सामने पेंटागन दिख रहा होगा, इसके जस्ट पीछे हेक्सागन दिख रहा होगा। 2014 का क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज बी ग्रेफाइट, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, सीधी सीधी बात है भाई, फ्लोरीन। समझ रहे? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम दो, हम बैठे हैं, मैं तब पानी पी रहे हैं, तब तक तुम आंसर दे दो यार, ऐसी क्या बात है? क्या आंसर आया? आइए डिस्कस करते हैं। आपको करेक्ट फॉर्म देखना है। ओनली 6 मेंबर ड्रिंक नहीं, अभी हमने तुमको पीछे बताया, कि इसके पास पेंटागन भी रहता है, हेक्सागन भी रहता है। लेकिन अगर तुम हमको सिर्फ ये लिख दोगे कि ओनली 6 मेंबर ड्रिंक, तो ये बात गलत है। इट हैज अ केज लाइक मॉलिक्यूल, ये बात सही है, तो शायद यही आंसर भी है। कह रहे डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल, ये बात गलत है। इसका आंसर क्या है? कि ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड, ये बात गलत कह दी। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। हमको करेक्ट ढूंढना था, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वाई ग्रेफाइट इज यूज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहां लिखा है ऐसा ऑप्शन? डी, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है? डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ऐसा होता है क्या? और क्या होता है भाई? डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड, ना 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 ना, ऐसे कैसे? डायमंड इज बैड बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही कह रहा है। डायमंड इज गुड कंडक्टर बट नहीं, ये नहीं। तो आंसर क्या है? 1 और 3, और पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। तो आंसर ये है, which one of the following elements will replace the hydrogen from acids to form salts? तो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल्स होते हैं वही रिप्लेस कर सकते हैं। सल्फर नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, जिंक आंसर है। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात है। तुम Zn की रिएक्शन चाहे HCl का करो, Zn की रिएक्शन तुम चाहे H2SO4 के साथ करो, तुम्हें सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती हुई दिखाई देगी। ये लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी। आगे बढ़ते हैं। एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस PbO2 एलिमेंटल लीट, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
हाइड्रोजन हैज ग्रेट एफिनिटी, मतलब प्यार है ऑक्सीजन की तरफ, ऐसा तो नहीं है यार। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर इज सी। क्लियर? Which of the following statement in connection with the properties of water is correct? Water has a high specific heat, सही कह रहा है। Water has no dipole moment, नहीं, water का dipole moment होता है। Dipole moment इस तरह से होता है, ये देखो, ये dipole moment इधर 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 इधर, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाता है, तो ये बात गलत कह रहा है। लो लीट नहीं होता, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये भी गलत कह रहा है। तो ओनली वन इज द आंसर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, तुम जानते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? पानी है। क्यों? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बेटा ये बेसिकली मतलब है उसके ऊपर जो भी सॉल्यूट डाला जाता है ना, वो उसको आयंस में तोड़ने की कोशिश करता है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अराउंड 81 है, किसका? पानी का, और सबसे हाईएस्ट यही है, और इसलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सब चीजों को कहता है आ जाओ भाई मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंदर घुल जाओ, ऐसा कहता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड्स विच आर, बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, मेटल्स का बेसिक ऑक्साइड्स होता है, नॉन मेटल्स का एसिडिक ऑक्साइड्स होता है। आंसर बी है, कहानी खत्म है। कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंजेस टू कलरलेस। NO2 जो होता है ना, वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे NO2 क्या करता है? डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमर। ये क्या बना देता है? N2O4। और ये जो N2O4 होता है ना, ये कलरलेस होता है। तो कलर ऑफ NO2 चेंजेस टू कलरलेस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि N2O4 बन जाता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए हो गया। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, तुम्हारी बेसिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। यहां पर ये बताओ, सेलुलोज नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन दिखाएगा? ओ, यूजेस बताने ना, तो सेलुलोज नाइट्रेट गन पाउडर में रहता है, और पोटेशियम सल्फेट तुम्हारा फर्टिलाइजर है। पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स सोप्स में इस्तेमाल होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ग्लास बचा हुआ, और क्या करोगे? तो करेक्ट आंसर है डी। कई जगह बुक्स में, नेट में इसका आंसर ए दिया है। तो क्या कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और इसमें ऑप्शंस में गलतियां हुई हैं, चेक कर लेना तुम लोग भी, है ना? चेक कर लेना। कभी कभार आपकी किताबों में, चाहे वो पाथफाइंडर ही क्यों ना हो, आंसर्स कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक दो के गलत हो जाते हैं या मिसप्रिंट्स हो जाते हैं। The most important raw material used in the manufacture of cement is limestone, clay and gypsum. तो बच्चों, यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं इस सुनहरे लेक्चर को। बताइएगा कैसा लगा, बढ़िया मजा आई कि नहीं आई, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे कुछ एक्साइटिंग चीज लेकर आएंगे हम, क्या पता नहीं, बाद में बताएंगे। तब तक 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।